एक है वेक्टर ए और एक है वेक्टर बी जिसको ऐड किया जाता है, एक है वेक्टर ए और एक है वेक्टर बी जिसको ऐड किया जाता है, इसका रिजल्टेंट आएगा वह वेक्टर ए के परपेंडिकुलर होना चाहिए। वेक्टर ए और वेक्टर बी को जब आप ऐड करते हैं तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वह वेक्टर ए के परपेंडिकुलर होना चाहिए। आगे क्वेश्चन में कहा गया है वेक्टर ए और वेक्टर बी इस तरह से जोड़ा गया है, वेक्टर ए और वेक्टर बी को इस तरह से ऐड किया गया है कि जो रिजल्टेंट है वेक्टर बी का 0.6 टाइम्स है, 0.6 टाइम्स है। यहाँ तक तो समझ गए। यहाँ देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन तो समझ में आ गया आप लोग को, क्वेश्चन में तो कोई दिक्कत नहीं है। एक है वेक्टर ए और एक है वेक्टर बी, एक है वेक्टर ए और एक है वेक्टर बी। क्वेश्चन तो यहां तक नोट किया आप लोग ना, जिसको ऐड किया जाता है। वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर एडेड, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर एडेड, वेक्टर ए और वेक्टर बी को ऐड किया जाता है, समझ गए। वेक्टर ए और वेक्टर बी को क्या किया जा रहा है, ऐड किया जा रहा है, ठीक है। सपोज कर लीजिए कि ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, ठीक है। अपने दिमाग में कुछ भी ले सकते हैं, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर ए है, अपना दिमाग से जो भी लीजिए। अभी तक वेक्टर ए और वेक्टर बी को ऐड किया जाता है, यहां तक। चलिए आगे क्या इंफॉर्मेशन है, इसका रिजल्टेंट जो आएगा वह वेक्टर ए के परपेंडिकुलर होना चाहिए। आगे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा ना वो वेक्टर ए के परपेंडिकुलर होना चाहिए, वेक्टर ए के परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो देखिए, तो अगर हम वेक्टर ए लिख दें और वेक्टर बी को ये लिख दें, वेक्टर ए और वेक्टर बी को तो हम ऐड कर रहे हैं, लेकिन कहा जा रहा है आपसे कि वेक्टर ए और वेक्टर बी का जो आप ऐड कीजिएगा तो रिजल्टेंट जो आएगा वेक्टर ए के परपेंडिकुलर होना चाहिए, वेक्टर ए के परपेंडिकुलर होना चाहिए। यानी कहने का मतलब है कि वेक्टर ए के परपेंडिकुलर तभी होगा, वेक्टर ए के परपेंडिकुलर तभी होगा रिजल्टेंट वेक्टर जब क्या इस कंडीशन होगा, तो बोलो, ये कंडीशन हो सकता है, ये रिजल्टेंट हो सकता है। अगर ये रिजल्टेंट है तो ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है ना। और रिजल्टेंट वेक्टर के लिए हम बताए थे कि जैसे ये वेक्टर ए है, जैसे ये वेक्टर ए है और सपोज करो कि ये वेक्टर बी है ना, वेक्टर ए है और वेक्टर बी है, तो बताए थे कि एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर से तभी ऐड कर सकते हैं जब एक का हेड में दूसरे का टेल कनेक्ट रहेगा। तो यानी वेक्टर बी को अगर हम यहां शिफ्ट कर दें, ठीक है, वेक्टर बी को अगर हम यहां शिफ्ट कर दें तो यही ना रिजल्टेंट वेक्टर होगा। बोलिए, यही रिजल्टेंट वेक्टर होगा ना, बोलो, बताइए, यही ना रिजल्टेंट वेक्टर होगा। वेक्टर ए अगर ये यहां है और वेक्टर बी अगर ये यहां है तो हमारा नियम कहता है कि अगर वेक्टर ए के हेड में वेक्टर बी का टेल कनेक्ट नहीं रहेगा तब तक हम लोग दो वेक्टर को ऐड नहीं कर सकते, तब तक हम लोग दो वेक्टर को ऐड नहीं कर सकते। तो अगर ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है तो एक के हेड के पास वेक्टर बी का टेल को तो हम लोग शिफ्ट कर सकते हैं ना, बोलिए, वहां तक तो हम शिफ्ट कर सकते हैं। चलिए इसको हम उठा करके यहां ला दिए। ये जो रिजल्टेंट वेक्टर आया है ना, इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर का जो टेल होगा वो वेक्टर ए के टेल से कनेक्ट होगा,
रिजल्टेंट वेक्टर का जो टेल होगा वो वेक्टर ए के टेल से कनेक्ट होगा और वेक्टर बी के हेड से रिजल्टेंट वेक्टर का हेड कनेक्ट होगा, है ना। यहां कहा जा रहा है कि एक है वेक्टर ए और एक है वेक्टर बी, तो यहां भी जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो तो वेक्टर ए के टेल से रिजल्टेंट वेक्टर का टेल तो कनेक्ट होना चाहिए ना। वेक्टर ए के टेल से रिजल्टेंट वेक्टर का टेल कनेक्ट होना चाहिए ना, बोलिए। चलिए, वेक्टर ए के टेल से रिजल्टेंट वेक्टर का टेल कनेक्ट कर दी और ये परपेंडिकुलर भी है, 90 डिग्री का एंगल भी बन रहा है नहीं। तो वेक्टर बी जो होगा क्या ये होगा क्या, बोलो। वेक्टर बी जो होगा वो इस प्रकार से होगा क्या, बताइए जल्दी। वेक्टर बी जो होगा ये होगा या तो वेक्टर बी इस प्रकार से होगा, बोलो कैसे होगा, बताइए किसे होगा। तो वेक्टर ए के टेल से रिजल्टेंट वेक्टर का टेल कनेक्ट होगा और वेक्टर बी के हेड से रिजल्टेंट वेक्टर का हेड कनेक्ट होगा, है ना। यानी रिजल्टेंट वेक्टर का हेड को कनेक्ट करने के लिए, ठीक है, आपको एरो जो है इस प्रकार से ही देना होगा, है ना। आपका जो एरो है ये इस प्रकार से ही देना होगा, तब ना ये रिजल्टेंट वेक्टर है, ये रिजल्टेंट वेक्टर है। वेक्टर बी ये है, बोलिए वेक्टर बी ये है, वेक्टर बी क्या है ये है और रिजल्टेंट वेक्टर ये है ना। रिजल्ट वेक्टर बी के हेड से रिजल्टेंट वेक्टर का हेड कनेक्ट है, वेक्टर ए के टेल से रिजल्टेंट वेक्टर का टेल कनेक्ट है कि नहीं है, बोलो। और कहता है कि जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो वेक्टर ए के परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो देखिए तो ये परपेंडिकुलर नहीं है ना। यानी कुछ इस प्रकार से फिगर आपका बनेगा। यहां तक क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत। वही कहा जा रहा है वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर एडेड, है ना, दोनों को ऐड किया जाता है सच दैट वेक्टर आर इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए, है ना। वेक्टर आर इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए। फिर कहा जा रहा है, फिर आपको क्या कहा जा रहा है आगे क्वेश्चन में, ये तो वेक्टर ए है, ये तो आपका रिजल्टेंट वेक्टर, ये तो रिजल्टेंट वेक्टर है ना, और ये आपका वेक्टर बी है। चलिए, ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, ये रिजल्टेंट वेक्टर। फिर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जो रिजल्टेंट वेक्टर है, जो रिजल्टेंट वेक्टर है वेक्टर बी का 0.6 टाइम्स है। रिजल्टेंट वेक्टर जो है अब वेक्टर बी का 0.6 टाइम्स है। अगर ये x है, अगर ये x है ना, अगर ये x है, वेक्टर बी क्या क्वेश्चन में कहा जा रहा है, फिर से ध्यान दीजिए आप लोग, क्वेश्चन पर देखिए, पहले क्वेश्चन देखिए। And magnitude of vector R is, and magnitude of resultant vector is 0.6 times, 0.6 times। जो रिजल्टेंट वेक्टर है B का 0.6 टाइम्स है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B, ठीक है। यहां तक क्वेश्चन नोट कर लिए हैं। आगे आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, आगे आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल बताओ, फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। चलिए कुछ सीखे भी, यहां तक आप, यहां तक क्लियर है। चलिए, सपोज कर लो कि यह है वेक्टर ए, ठीक है, यह वेक्टर क्या ए, यह है वेक्टर ए। आपको ध्यान क्या रखना है, आपको ध्यान रखना है कि रिजल्टेंट वेक्टर जो होना चाहिए वह वेक्टर ए के परपेंडिकुलर होना चाहिए। रिजल्टेंट वेक्टर जो होता है वह टेल से टेल कनेक्ट होता है ना, बोलिए। रिजल्टेंट वेक्टर जो है टेल से टेल कनेक्ट होता है ना। वेक्टर ए के परपेंडिकुलर है रिजल्टेंट वेक्टर, इसका मतलब है कि वेक्टर ए के टेल से रिजल्टेंट वेक्टर का टेल कनेक्ट होगा, है ना।
बताइए, इसका मतलब है कि रिजल्टेंट वेक्टर आपका यह होगा? नहीं। चलिए, रिजल्टेंट वेक्टर ये होगा। अभी सिखाए आपको, है ना? रिजल्टेंट वेक्टर है, यहां तक क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया? तो वेक्टर बी आपका ये होगा। यहां तक कोई दिक्कत है? नहीं, अभी हम समझा चुके हैं। क्वेश्चन के हिसाब से वेक्टर ए के परपेंडिकुलर है रिजल्टेंट वेक्टर, है ना? यानी आपका 90 डिग्री का कोण है ये, बोलिए, है ना? यह वेक्टर ए, यह वेक्टर बी। रिजल्टेंट वेक्टर कौन है? रिजल्टेंट वेक्टर है ये है आपका वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, है ना? चलिए, वेक्टर ए ऐसे होगा और वेक्टर बी ऐसे होगा, तो रिजल्टेंट वेक्टर ऐसे होगा। यहां तक क्लियर है? क्वेश्चन में एक बात और बोला गया है, इस वाले लेंथ के मुकाबले, इस वाले लेंथ के मुकाबले यह वाला जो लेंथ है यह 0.6 टाइम्स है। यहां तक क्लियर है? यहां तक बता दिए अभी हम। चलिए यहां आ जाइए, यहां तक कोई दिक्कत है? वेक्टर ए ये है, वेक्टर बी ये है, टेल से टेल कनेक्ट होता है रिजल्टेंट वेक्टर। वेक्टर बी ये है आपका, वेक्टर ए ये है आपका, ये रिजल्टेंट वेक्टर है। रिजल्टेंट वेक्टर मतलब वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, है ना? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जो रिजल्टेंट वेक्टर है, क्या है? जो रिजल्टेंट वेक्टर है वह वेक्टर बी का 0.6 टाइम्स है, 0.6 टाइम्स है ना? 0 पॉइंट क्या है? 6 टाइम्स है। मान लीजिए कि यह लेंथ x है, सपोज कर लीजिए कि यह लेंथ आपका x है, तो 0.6 टाइम्स यानी 0.6x हो जाएगा। बोलो, अगर ये लेंथ x है और इस लेंथ, अगर ये लेंथ x है और ये लेंथ 0.6 टाइम्स है यानी 0.6 गुना है ना? तो यदि x है यानी x इंटू 0.6 है ना, यानी 0.6x क्या है? 0.6x, ये वाला लेंथ। क्लियर है? यहां तो कोई दिक्कत नहीं। ये लेंथ x है, तो ये क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ये लेंथ जो है 0.6 टाइम्स है यानी 0.6x, है ना? 0.6 टाइम्स है ना? चलिए, 0.6 टाइम्स है। यहां 0.6 टाइम्स का मतलब 2 टाइम्स 2 करते हैं कि नहीं? बोलो, उसी प्रकार से ये लेंथ 0.6x है यानी 0.6 इंटू एक्स करोगे कि नहीं? बोलो, टाइम्स का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन, यानी 0.6x। कोई दिक्कत नहीं। अधिक रहता तो हम मल्टीप्लीकेशन करते, क्या कहता? 0.6 टाइम्स जो अभी यहां पर बोल रहा है, अगर कहता कि इतना अधिक है तो वो अलग चीज था, है ना? लेकिन यहां कहा जा रहा है कि 0.6 टाइम्स है यानी 0.6 x है ये, तो ये क्या हो जाएगा आपका? 0.6x हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत है? बोलो, नहीं। चलिए आगे चलिए। आपसे पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल क्या होगा, है ना? आपसे पूछा जा रहा है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल क्या होगा, यानी ये एंगल आपसे पूछा जा रहा है। ये एंगल आपसे पूछा जा रहा है कि वेक्टर ए इधर है, वेक्टर बी ये है, तो ये एंगल बताइए कि क्या होगा। तो कोई भी एंगल बताने के लिए
ये एंगल तो 90 डिग्री हमको पता है। अगर ये एंगल पता हो जाए तो ये एंगल हम पता कर लेंगे। पता कर लेंगे कि नहीं, बोलो। तो ये एंगल पता कैसे करें? ये एंगल को हम पता कैसे करें? हमारे पास इंफॉर्मेशन दिया है, इसका लेंथ पता है ना? ठीक है। आपसे पूछा जा रहा है वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल क्या होगा, यानी ये एंगल आपसे पूछा जा रहा है। अगर ये एंगल हमको पता हो जाएगा और ये एंगल 90 डिग्री है तो ये एंगल पता होगा कि नहीं, बोलिए। ये एंगल पता होगा कि नहीं? त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री होता है ना। तो हमें पूछा जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है कि ये एंगल क्या होगा। तो अगर ये एंगल आपको मालूम करना है, बात को समझ रहे हैं? अगर ये एंगल आपको मालूम करना है, इसका मतलब है कि यह बेस होगा आपका। देख रहे हैं, यह आपका क्या होगा? बेस होगा, और यह आपका परपेंडिकुलर होगा। आप कहिएगा कि बेस और परपेंडिकुलर क्या बताने लगे सर? बिल्कुल। अगर हमें ये एंगल मालूम करना है, अगर हमें ये एंगल मालूम करना है तो इसके लिए बेस ये होगा और परपेंडिकुलर ये होगा। अगर ये एंगल हमें मालूम करना होता तो बेस और परपेंडिकुलर बदल जाता। बात को समझे? अगर ये एंगल हमको मालूम करना होता तो बेस और परपेंडिकुलर हमें ये बदल जाता। ये एंगल पता करना है तो बेस ये है और परपेंडिकुलर ये है। लेकिन अगर हमें ये एंगल पता करना होता तो बेस बदल जाता और परपेंडिकुलर बदल जाता। बेस बदल जाता और परपेंडिकुलर बदल जाता। बात को समझे? तो क्या होता? बेस कौन होता और परपेंडिकुलर कौन होता? बात को समझे? बेस कौन होता और परपेंडिकुलर कौन होता? कैसे हम पहचानेंगे कि बेस कौन होगा, परपेंडिकुलर कौन होगा? तो 90 डिग्री तो आपको पता ही है ना? 90 डिग्री तो आपको पता है। 90 डिग्री से हम नहीं पता कर सकते हैं कि परपेंडिकुलर कौन है और बेस कौन है। 90 डिग्री से हम नहीं पता कर सकते हैं कि परपेंडिकुलर कौन है और बेस कौन है ना? 90 डिग्री से हमें सिर्फ हाइपोटेनस का पता कर सकते हैं कि 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होता है वो हाइपोटेनस होता है ना? 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होता है वो हाइपोटेनस होता है। अगर हमें 90 डिग्री पता है, कोई भी एंगल है, कोई भी ट्राइंगल, मान लो कि राइट एंगल ट्राइंगल है ना? अगर ये 90 डिग्री का एंगल है तो इसके सामने वाला साइड जो होगा वो क्या होगा? हाइपोटेनस होगा, है ना? लेकिन बेस कौन होगा और परपेंडिकुलर कौन होगा? तो वो डिपेंड करता है कि आपको कौन सा एंगल निकालना है। बेस कौन सा होगा, परपेंडिकुलर कौन सा होगा, ये डिपेंड करता है कि आपका कौन सा एंगल निकालना है ना? हाइपोटेनस का तो हमें पता हो गया कि परपेंडिकुलर के सामने वाला जो साइड होगा वो हाइपोटेनस होगा, है ना? लेकिन बेस कौन होगा और परपेंडिकुलर कौन होगा? क्योंकि बेस और परपेंडिकुलर बदलते रहता है। तो याद रखिए, जो साइड पर, कौन से साइड पर? जो साइड पर ये साइड हो जाए या ये साइड हो जाए या कोई और साइड हो जाए, है ना? ये 90 डिग्री। अगर आपको ये एंगल पता करना है, अगर आपको ये एंगल पता करना है, समझ गए? तो ये तो हाइपोटेनस होगा, पता है, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाला साइड है। इसको ये तो हाइपोटेनस होगा आपका,
ठीक है, चलिए उसके बाद अगर ये एंगल आपको पता करना है तो इसके अनुसार आपको बेस पता करना होगा। अगर ये एंगल आपको पता करना है तो इसके अनुसार आपको बेस मालूम करना होगा, है ना। अगर ये एंगल आपको पता करना है तो इसके अनुसार बेस अलग हो जाएगा। अगर ये एंगल आपको पता करना है तो इसके अनुसार बेस अलग हो जाएगा। तो याद रखिए, जो साइड पर दो एंगल आकर के गिर रहा है, लाई कर रहा है, जैसे अगर हम ये साइड की बात करें और ये एंगल की बात करें, तो अगर हम ये एंगल बना रहे हैं, तो एक 90 डिग्री वाला भी आकर के इस पर लाई कर रहा है, एक ये एंगल वाला भी आकर के लाई कर रहा है ना। यानी जिस साइड पर दो एंगल लाई करेगा वह आपका बेस होगा, है ना। तो अगर ये बेस हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया, तो ये परपेंडिकुलर हुआ कि नहीं, बोलो, ये परपेंडिकुलर हुआ कि नहीं। अगर हमें ये एंगल पता करना है, दिखाई दे रहा है सभी को। चलिए, अगर आपको ये एंगल पता करना है तो ये एंगल बनाने के लिए, जब आप ये एंगल बना रहे हैं कि ये एंगल हो गया, तो देखिए, तो ये एंगल जब बना रहे हैं तो कौन साइड पर दो एंगल आ जा करके गिर रहा है, ये साइड पर दो एंगल गिर रहा है या इस साइड पर। तो ये साइड पर 90 डिग्री भी आकर के गिर रहा है और ये एंगल भी आकर के गिर रहा है ना। यानी ये आपका, जब ये आप ये एंगल की बात करते हैं, इस स्थान पर बेस जो है आपका ये हो जाएगा। जब ये एंगल की बात करते तो बेस आपका ये होगा। जब ये बेस और ये हाइपोटेनस, तो ये परपेंडिकुलर। बात को समझ में आया। तो जिस साइड पर दो एंगल आकर के लाई कर रहा है वो साइड बेस होगा, वो साइड क्या होगा, बेस होगा। अगर हम ये एंगल की बात करते तो ये, जब हम ये एंगल को ड्रॉ कर रहे हैं तो देखिए, तो ये एंगल जो 90 डिग्री का जो एंगल आप बना रहे हैं, ये भी इस साइड पर जा रहा है, और ये जब एंगल आप ड्रॉ कर रहे हैं तो ये भी इस साइड पर जा रहा है कि नहीं जा रहा है। यानी ये साइड पर दो एंगल जा रहा है, यानी ये आपका बेस होगा। कब, जब ये एंगल हमें पता करना होगा। तो जब हमें ये एंगल पता करना होगा तो ये आपका बेस हो जाएगा, क्योंकि ये एंगल पर, ये साइड पर 90 डिग्री भी आकर के गिर रहा है और ये एंगल भी आकर के गिर रहा है। तो जिस साइड पर दो एंगल आकर के लाई करेगा वह बेस होगा, है ना। यानी बेस अलग अलग होता है, परपेंडिकुलर अलग अलग होता है, लेकिन हाइपोटेनस जो है वो क्या होता है, 90 डिग्री के सामने वाला साइड होता है। यहां तक कोई दिक्कत है नहीं। चलिए इसी को थोड़ा हम लिख दें। मान लो इस साइड को देखो, है ना। मान लीजिए कि आप इस साइड को देख रहे हैं, वेक्टर ए पर यह एंगल भी लाई कर रहा है और यह एंगल भी लाई कर रहा है ना। यह एंगल भी लाई कर रहा है और यह एंगल भी लाई कर रहा है वेक्टर ए पर। बोलिए नहीं, यानी जो साइड पर दो एंगल लाई करे वह बेस होगा, यानी यह आपका बेस होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। मान लीजिए कि इस ट्राइंगल में यह एंगल के अनुसार बेस मालूम करना हो, मान लीजिए इस ट्राइंगल में यह एंगल के अनुसार बेस मालूम करना हो,
आपको यह देखना है कि दो एंगल किस साइड पर लाई कर रहा है। आपको यह देखना है कि दो एंगल किस साइड पर लाई कर रहा है ना। आप देख रहे हैं कि दो एंगल इस साइड पर लाई कर रहा है, यानी गिर रहा है, ये साइड पर गिर रहा है ना। इसका मतलब है कि बेस आपका यह होगा। क्लियर है? यह राइट एंगल ट्राइंगल है आपका, मान लीजिए कौन सा है, राइट एंगल ट्राइंगल है। अगर इस एंगल के बारे में पूछा जाए तो बेस आपका ये होगा और परपेंडिकुलर आपका ये होगा। अगर यह एंगल दिया हुआ है, अगर यह एंगल दिया हुआ है तो बेस ये होगा और परपेंडिकुलर ये होगा। यहां तो किसी को कंफ्यूजन? मान लीजिए कि इसका लेंथ 3 है, इसका लेंथ 4 है, तो इसका लेंथ 5 होगा। अगर आप इस एंगल को मेजर करोगे तो 37 डिग्री आएगा। अगर आप इस एंगल को मेजर करोगे तो 53 डिग्री आएगा। अब आप कहोगे कि कैसे आएगा? यहां देखिए, यहां तक तो आप लोग समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। बेस पहचानने में कोई दिक्कत नहीं, परपेंडिकुलर पहचानने में कोई दिक्कत नहीं, हाइपोटेनस पहचानने में कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहां देखिए, हमें ये एंगल मालूम करना है। अगर हमें ये एंगल मालूम करना है तो इसके लिए बेस कौन सा होगा? तो इसके हम कहे हैं कि जो साइड पर दो एंगल लाई करेगा, ये साइड पर देखो तो ये एंगल भी लाई कर रहा है और ये एंगल भी लाई कर रहा है ना। यानी ये आपका साइड जो हो जाएगा वो बेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। जब ये बेस और ये हाइपोटेनस है ना, क्योंकि 90 डिग्री के सामने का साइड है, तो ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? अब आप कहिएगा कि अगर ये 90 डिग्री है, ये साइड 4 यूनिट है, ये साइड 3 यूनिट है और ये साइड 5 यूनिट है, तो ये एंगल 37 डिग्री होगा, है ना। ये एंगल 37 डिग्री होगा। तो अब सवाल है कि कैसे 37 डिग्री होगा, कैसे 37 डिग्री होगा, है ना। मान लीजिए कि हमें ये एंगल निकालना है। कौन सा एंगल निकालना है? ये एंगल हमें निकालना है। तो ये एंगल हमको 37 डिग्री होगा। कैसे? हमें मालूम क्या है? इसका लेंथ पता है, इसका लेंथ पता है, इसका लेंथ पता है, इसका लेंथ हमें पता है ना। यानी अगर ये एंगल हमें निकाल रहे हैं, अगर हमें ये एंगल निकाल रहे हैं तो इसके अनुसार बेस आपका ये होगा, परपेंडिकुलर आपका ये होगा और हाइपोटेनस आपका ये होगा ना। अगर हमें ये एंगल निकालना है, इसकी बात करें, इसकी चर्च कर रहे हैं, तो ये अगर एंगल हमें निकालना है तो किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में आप एंगल निकाल सकते हैं, है ना। एंगल निकाल सकते हैं। अगर साइड आपको पता है, साइड का लेंथ अगर पता है, मैग्नीट्यूड अगर आपको पता है, तो एंगल आप निकाल सकते हैं। उसके लिए आप साइन थीटा का भी यूज कर सकते हैं एंगल निकालने के लिए, कॉस थीटा का भी यूज कर सकते हैं, टैन थीटा का भी यूज कर सकते हैं, किसी का यूज कर सकते हैं। 37 डिग्री अगर हमें निकालना है, यानी कहने का मतलब है कि ये एंगल अगर हमें निकालना है तो आप साइन थीटा का यूज कर लो, टैन थीटा का यूज कर लो, कॉस थीटा का यूज कर लो। बात को समझे? यानी किसी का भी आप यूज कर सकते हैं, किसी का भी आप यूज कर सकते हैं। बात को समझ में आया? साइन थीटा यूज कीजिए, कॉस थीटा यूज कीजिए, टैन थीटा यूज कीजिए। ठीक है।
साइन थीटा का भी यूज कर सकते हो, कॉस थीटा का भी यूज कर सकते हो, टेन थीटा का भी यूज कर सकते हो। दोनों में से किसी को आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एंगल निकालने के लिए, दिखाई दे रहा है ना, ये एंगल निकालने के लिए आप साइन थीटा का भी यूज कर सकते हैं, कॉस थीटा का भी यूज कर सकते हैं और टेन थीटा का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए यहां देखिए, क्लियर है। यहां देखो, उसी प्रकार से दिखाई दे रहा है ना। चलो, उसी प्रकार से अगर आपको ये एंगल निकालना होगा, अगर आपको ये एंगल निकालना हो, उसमें भी आप साइन थीटा यूज कर दीजिए, कॉस थीटा यूज कर दीजिए, टेन थीटा यूज कर दीजिए, कुछ भी यूज कर दीजिए, किसी को भी आप यूज कर सकते हैं। तो हमें निकालना है ये एंगल। हमें पता क्या है, लेंथ पता है, इसका लेंथ पता है और इसका लेंथ पता है, यानी बेस का लेंथ पता है, परपेंडिकुलर का लेंथ पता है और हाइपोटेनस का लेंथ पता है। हम एंगल निकालने जा रहे हैं, हम एंगल निकालने जा रहे हैं। तो एंगल निकालने के लिए हम क्या बताएं, साइन थीटा का यूज कर दो, कॉस थीटा का यूज कर दो, टेन थीटा का यूज कर दो, किसी का यूज कर दो। बात को समझे, किसी को आप यूज कर दीजिए। सिर्फ ध्यान ये रखना है कि बेस और परपेंडिकुलर बदलते रहता है। अगर ये एंगल पूछा जाएगा निकालने के लिए तो बेस अलग हो जाएगा, परपेंडिकुलर अलग हो जाएगा। ये तो ध्यान रखिए लीजिएगा आप लोग। चलिए, अगर साइन थीटा यूज कर रहे हैं इस एंगल के लिए, अगर आप साइन थीटा यूज कर रहे हैं इस एंगल के लिए, समझ में आ रहा है, तो साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। बात को समझे, साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अगर आपको परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस पता है तो साइन थीटा का यूज कर दो, है ना। ये एंगल निकाल रहे हो ना, परपेंडिकुलर, इस पे ये एंगल के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा, बोलो, ये होगा ना, 3 डिवाइडेड बाई, हाइपोटेनस कौन होगा, 5, 3/5। यानी ये एंगल निकालने के लिए हम साइन थीटा का यूज किए तो 3/5 आ गया, है ना। तो क्या कॉस थीटा का यूज नहीं कर सकते ये एंगल निकालने के लिए, बिल्कुल यूज कर सकते हैं। एंगल निकालने के लिए तो ये है, और है काय के लिए, है ना। तो यहां देखो, साइन थीटा का यूज कर किए तो 3/5 आ गया, है ना। क्या आ गया, 3/5 आ गया, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस आ गया। बोलो, साइन थीटा का अगर हम यूज किए तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस आ गया। बात को समझ में आया। अगर यह एंगल निकालना चाह रहे हो तो बेस आपका ये हो जाएगा और परपेंडिकुलर आपका ये हो जाएगा, है ना। बात को समझे। अगर ये एंगल आप निकालना चाह रहे हो तो बेस आपका जो है ये हो जाएगा, है ना, और हाइपोटेनस आपका, बेस आपका ये हो जाएगा और हाइपोटेनस आपका ये हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा। है ना। यानी परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर यही है ना, हाइपोटेनस 5 है ना, यानी 3/5। बोलिए, कोई दिक्कत। ठीक है, 3/5।
यहां तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। और आपको पता होना चाहिए साइन 37 डिग्री का वैल्यू 3/5 होता है। 3/5 जो होता है साइन 37 डिग्री का वैल्यू होता है। समझ में आया? यानी साइन 37 डिग्री का वैल्यू 3/5, तो थीटा का वैल्यू साइन 37 डिग्री का वैल्यू 3/5, तो थीटा का वैल्यू कितना? 37 डिग्री, है ना? बोलो, 37 डिग्री। यानी कहने का मतलब कि साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस जब हम किए तो 3/5 आया, यानी 37 डिग्री आया। यानी ये एंगल निकालने के लिए हम साइन थीटा का जब यूज किए तो ये कितना डिग्री आया? 37 डिग्री। समझ गए? अब हम कह रहे हैं, आप कहिएगा कि सर आप कह रहे हैं कि ये एंगल निकालने के लिए आप साइन थीटा का यूज कर दो, कॉस थीटा का यूज कर दो, टेन थीटा का यूज कर दो, किसी का यूज कर दो। बिल्कुल, अगर हम कॉस थीटा का यूज करेंगे ये एंगल निकालने के लिए तो हमको 37 डिग्री आना चाहिए ना। अगर हम कॉस थीटा का यूज करेंगे तो हमको 37 डिग्री आना चाहिए, तब ना हम समझेंगे कि किसी भी एंगल निकालने के लिए कॉस थीटा का भी यूज हो सकता है, टेन थीटा का भी यूज हो सकता है ना, साइन थीटा का भी यूज हो सकता है ना। बोलो, तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम कॉस थीटा का यूज करें ये एंगल निकालने के लिए तो कॉस थीटा इक्वल टू होता है ना, कॉस थीटा इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, है ना। क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी 4/5। देखिए तो ये एंगल निकाल रहे हैं ना, इसके लिए बेस कौन सा है? ये है। हाइपोटेनस कौन सा है? ये है, यानी 4/5। 4/5 क्लियर है? 4/5 यानी ये एंगल निकालने के लिए हम साइन थीटा का यूज किए, 37 डिग्री आया। कॉस थीटा का भी यूज करते तो 4/5 आया, है ना। और पता है 4/5 किसका वैल्यू होता है? कॉस 37 डिग्री का वैल्यू 4/5 होता है। कॉस 37 डिग्री का वैल्यू जो होता है 4/5 होता है। समझ में आया? कॉस 37 डिग्री का वैल्यू 4/5 आता है। यानी साइन थीटा का जब हम यूज किए तो 37 डिग्री आया, कॉस थीटा का यूज किए तो 37 डिग्री आया। यानी कॉस 37 डिग्री का वैल्यू 4/5 होता है, साइन 37 डिग्री का वैल्यू 3/5 आता है। इतना याद भी हो गया होगा। चलिए, अगर हम टेन थीटा का यूज कर दें, किसका यूज कर दें? टेन थीटा का यूज कर दें ये एंगल निकालने के लिए, है ना। देखिए ये एंगल निकालना था ना, इसमें ये एंगल इसमें निकालना था ना, तो ये एंगल निकालने के लिए हम साइन थीटा का भी यूज कर सकते हैं, कॉस थीटा का भी यूज कर सकते हैं, टेन थीटा का भी यूज कर सकते हैं। चलो इसमें हम टेन थीटा देख लेते हैं, है ना। टेन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टेन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर ये एंगल निकालने के लिए कौन सा है? बोलो, परपेंडिकुलर कौन सा है ये एंगल निकालने के लिए? 3 है ना। बेस कौन सा है? 4 है ना, यानी 3/4। 3/4 समझ में आया? क्या है? 3/4। यहां तक क्लियर है? यानी टेन थीटा जब यूज किए तो 3/4 आया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस।
परपेंडिकुलर आपको ये एंगल के लिए 3 है और बेस आपका 4 है, यानी ये एंगल निकालने के लिए आप साइन थीटा का भी यूज कर सकते हैं, कॉस थीटा का भी यूज कर सकते हैं और tan थीटा का भी यूज कर सकते हैं। अब पता है tan 3 ये 3/4 आ गया ना, 3/4, 3/4 जो है किसका वैल्यू होता है, tan 37 डिग्री का वैल्यू, tan 37 डिग्री का वैल्यू जो है, ठीक है, कि किसका वैल्यू, tan 37 डिग्री का वैल्यू जो है, tan 37 डिग्री का वैल्यू जो है 3/4 होता है। यहां तक याद होनी चाहिए, पहले नोट कर लीजिए, ठीक है, नोट हो गया। चलिए यहां देखिए, हम यहां देखो, तो ये एंगल निकालने के लिए हमें इसका लेंथ चाहिए, इसका लेंथ चाहिए और इसका लेंथ चाहिए, है ना, बोलो। अगर हम साइन थीटा ये एंगल निकालने के लिए, ये एंगल निकालने के लिए आप साइन थीटा का भी यूज कर सकते हैं ना, ये एंगल निकालने के लिए आप साइन थीटा का भी यूज कर सकते हैं, कॉस थीटा का भी यूज कर सकते हैं, tan थीटा का भी यूज कर सकते हैं कि नहीं, ठीक है। उसी प्रकार से ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये एंगल निकालने के लिए आप साइन थीटा का भी यूज कर सकते हैं, कॉस थीटा का भी यूज कर सकते हैं और tan थीटा का भी यूज कर सकते हैं, बोलो, कर सकते हैं कि नहीं। अगर हमें साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, हमें परपेंडिकुलर हमें पता था और हाइपोटेनस हमें पता था, तब ना हम साइन थीटा निकाल दिए, इस एंगल को निकालने के लिए, तब ना हम साइन थीटा का यूज कर दिए, फिर तो 3/5 आ गया, बोलो। अगर हमें परपेंडिकुलर हमें नहीं पता होता, अगर हमें परपेंडिकुलर नहीं पता होता, तो ये एंगल को फाइंड आउट करने के लिए, है ना, क्या हम साइन थीटा का यूज करते, नहीं। अगर हमें सिर्फ बेस और हाइपोटेनस पता होता, अगर हमें बेस और हाइपोटेनस अगर पता होता, तो इस एंगल को फाइंड आउट करने के लिए, है ना, हम कॉस थीटा का यूज करते थे। हमारे पास मजबूरी हो जाती, है ना, हमारे पास ये मजबूरी हो जाता कि हमारे पास सिर्फ बेस है और हाइपोटेनस है ना, हमारे पास बेस है और हाइपोटेनस है, तो सिर्फ और सिर्फ ये एंगल निकालने के लिए, यानी सिर्फ हमारे पास, अगर हमें बेस पता होता, हमारे पास क्या होता पता, बेस पता होता और हाइपोटेनस पता होता, ठीक है, हाइपोटेनस पता होता और ये नहीं पता होता, है ना, यानी परपेंडिकुलर हमें नहीं पता होता, तो हमें मजबूरी हो जाती इस एंगल को निकालने के लिए कि कॉस थीटा का ही यूज करना है ना, क्या चीज का यूज करना है, कॉस थीटा का ही यूज करना है। अगर हमें परपेंडिकुलर नहीं पता होता तो tan थीटा का भी यूज नहीं कर सकते थे, यहां हमें परपेंडिकुलर पता नहीं होता तो हम tan थीटा का भी यूज नहीं कर सकते थे, है ना, साइन थीटा का भी यूज नहीं कर सकते थे, tan थीटा का भी यूज नहीं कर सकते थे, कॉस थीटा का हम यूज कर सकते। सिर्फ और सिर्फ हमें मजबूरी हो जाती कि आपको क्या चीज का यूज करना है, कॉस थीटा का यूज करना है ये एंगल को फाइंड आउट करने के लिए, है ना, बात को समझ में आया। अगर हमें सिर्फ परपेंडिकुलर और बेस पता होता, अबे अगर हमें सिर्फ परपेंडिकुलर और बेस पता होता, बात को समझ में आ रहा है, क्या होता, परपेंडिकुलर और बेस अगर हमें पता होता, यहां देखो, यहां देखो, अगर हमें परपेंडिकुलर और बेस हमें पता होता, यहां ध्यान दीजिए, अगर हमें सिर्फ परपेंडिकुलर और बेस पता होता और हाइपोटेनस हमें नहीं पता होता, है ना,
हाइपोटेनस हमें नहीं पता होता तो हमें ये एंगल को निकालने के लिए परपेंडिकुलर और बेस हमें मालूम है सिर्फ, तो ये एंगल को निकालने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ मजबूरी हो जाती, हमें सिर्फ और सिर्फ ये कंडीशन हो जाता कि आपको tan थीटा का ही यूज करना है। आप cos थीटा भी यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपके पास तो हाइपोटेनस है नहीं, आपके पास तो हाइपोटेनस है नहीं। साइन थीटा भी यूज आप नहीं कर सकते थे क्योंकि इसमें भी हाइपोटेनस की जरूरत है। समझ में आया? बात को समझ में आया? समझे? तो इसमें हमें जरूरी हो जाता यानी मजबूरी हो जाता कि आपको इस एंगल को निकालने के लिए 37 यानी ये एंगल को निकालने के लिए सिर्फ और सिर्फ tan थीटा का यूज करते। क्यों? क्योंकि हमारे पास परपेंडिकुलर सिर्फ है और बेस है, तो जो रहेगा उसी के हिसाब से आपको चलना है ना। बोलो, जो रहेगा उसी के हिसाब से आपको चलना है ना। तो अगर आपको ये एंगल मालूम है, अगर आपको ये एंगल मालूम है, नहीं अगर आपको ये एंगल मालूम करना है, बोलो, अगर आपको ये एंगल मालूम करना है तो इस एंगल के लिए बेस आपका ये और बोलो ये तो हाइपोटेनस है और ये आपका परपेंडिकुलर है ना। तो क्या आप साइन थीटा का यूज कर सकते हैं ये एंगल निकालने के लिए? साइन थीटा का जब आप यूज करिएगा तो परपेंडिकुलर चाहिए और हाइपोटेनस चाहिए। परपेंडिकुलर आपका लेंथ दिया हुआ है 0.6x और हाइपोटेनस का वैल्यू भी दिया हुआ है x, यानी ये एंगल निकालने के लिए आप साइन थीटा का यूज कर दीजिए। समझ गए? ये एंगल निकालने के लिए आप साइन थीटा का यूज कर दीजिए। अगर आप cos थीटा का यूज अगर आप ये एंगल निकालने के लिए करते हैं, है ना, अगर आप cos थीटा का यूज करते हैं इस एंगल निकालने के लिए, है ना, तो आपको बेस चाहिए जो कि बेस आपको पता नहीं है। हाइपोटेनस चाहिए, हाइपोटेनस तो आपको पता है कि इसका लेंथ x है ना। tan थीटा का भी यूज नहीं कर सकते क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस चाहिए। परपेंडिकुलर तो आपके पास है लेकिन बेस नहीं। बात को समझ में आ गया? अगर ये एंगल आपको निकालना होता, अगर आपको कहता कि ये एंगल बताओ, तो इस एंगल के लिए पहले ये देख लीजिए कि बेस कौन सा है ना। तो ये एंगल जब आप ड्रॉ कर रहे हैं तो किस साइड पर दो एंगल जा रहा है? ये साइड पर आपका दो एंगल जा रहा है, एक 90 डिग्री वाला भी जा रहा है, एक ये भी जा रहा है ना। बोलिए, यानी ये आपका क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। जब ये बेस ये हाइपोटेनस तो ये परपेंडिकुलर। बात को समझ में आया? यहां तक कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। तो बिल्कुल आसान है, आप सीक्वेंस में पढ़िए, 100% सीखने को मिलेगा, 100% आप सीख पाइएगा। ठीक है, तो यहां तक क्लियर हो गया। चलिए इसमें थोड़ा सा हम आगे बढ़ाते हैं। यहां तक नोट कीजिए आप। चलिए ठीक है, अगर हम आपसे साइन 37 डिग्री का वैल्यू पूछें तो आप बता दीजिएगा 3/5। है ना। अगर हम आपसे cos 37 डिग्री का वैल्यू पूछें तो आप बता दीजिएगा 4/5। नहीं, अगर हम आपसे tan 37 डिग्री का वैल्यू पूछें तो आप बता दीजिएगा 3/4।
है ना। अगर साइन 37 डिग्री पता है, अगर साइन 37 डिग्री पता है तो कॉसेस 37 डिग्री भी पता हो जाएगा, 5/3 जस्ट अपोजिट होता है ना। अगर साइन 37 डिग्री पता है तो कॉसेस 37 डिग्री भी पता हो जाएगा, 5/3 है ना। अगर कॉस 37 डिग्री पता है तो सेक 37 डिग्री भी पता हो जाएगा, 5/4। अगर tan 37 डिग्री पता है तो cot 37 डिग्री भी पता हो जाएगा, 4/3। यहां तक क्लियर है। अगर आपसे यह एंगल पूछा जाए तो बेस ये हो जाएगा और परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, है ना। अगर यह एंगल आपको निकालना है तो आप साइन थीटा का भी यूज कर सकते हैं, या कॉस थीटा का भी यूज कर सकते हैं, या टैन थीटा का भी यूज कर सकते हैं, है ना। चलिए आ जाइए यहाँ, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। यहाँ देखिए, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं समझने में। अगर आप साइन थीटा का यूज करोगे ये एंगल निकालने के लिए, अगर आप ये एंगल निकालने के लिए साइन थीटा का यूज करोगे तो 5/4 हो जाएगा कि 4/5 हो जाएगा, बोलो। अगर आप साइन थीटा का यूज करोगे तो 4/5 हो जाएगा, नहीं, बोलिए क्या हो जाएगा, 4/5। क्योंकि साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर ये एंगल के लिए परपेंडिकुलर कौन सा होगा, बोलो, ये होगा ना। और हाइपोटेनस तो आपको पता है 5 यानी 4/5। यहाँ तक कोई दिक्कत है। यानी ये एंगल निकालने के लिए आप साइन थीटा का यूज कर सकते हैं, है ना। अगर आप यह एंगल निकालने के लिए कॉस थीटा का यूज करते हैं तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, है ना। अगर आप इस एंगल निकालने के लिए कॉस थीटा का यूज करते हैं तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, बोलो। बेस कितना है 3, हाइपोटेनस कितना है 5। यहां तक कोई दिक्कत है नहीं। साइन थीटा यूज कर ली, कॉस थीटा यूज कर ली, टैन थीटा का भी यूज कर सकते हैं, बोलिए। अगर आप ये एंगल निकालने के लिए टैन थीटा का यूज करते हो, क्या करते हैं, टैन थीटा का यूज करते हैं, तो टैन थीटा का जब यूज करोगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा, है ना। परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा। परपेंडिकुलर कौन है इसमें, बोलो। परपेंडिकुलर इसमें कौन है, ये एंगल के लिए परपेंडिकुलर कौन है, ये है ना। और बेस कौन है, ये है ना, यानी 4/3। ठीक है, नोट कीजिए। ये सब तो क्लियर हो गया आप लोग को। ये बी है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। यहां तक क्लियर है। चलिए यहां देखिए, साइन थीटा इक्वल्स टू 4/5 आ गया, है ना। तो साइन 53 डिग्री का वैल्यू 4/5 आता है। साइन 53 डिग्री का वैल्यू 4/5 आता है, यानी थीटा कितना डिग्री, 53 डिग्री। ठीक है, साइन 53 डिग्री का वैल्यू 4/5 आता है। 4/5 जो आता है, कितना वैल्यू आता है, साइन 53 डिग्री का वैल्यू 4/5। साइन 53 डिग्री का वैल्यू 4/5। ठीक है।
ये तो समझने वाला है नहीं, इतना तो समझ ही गए। cos 53 डिग्री का वैल्यू 3/5 आता है ना। ये सबको आप लोग को ध्यान रखना है, याद रखना है। cos 53 डिग्री का वैल्यू 3/5 होता है, 3/5 होता है। tan 53 डिग्री का वैल्यू 4/3 होता है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं, बहुत सारे का बच्चे का ये जवाब आ रहा है कि सर इतना ये एंगल को निकालने के लिए हम क्यों माथा खराब करेंगे, है ना। जब हम ये एंगल पता कर लिए कि ये 37 डिग्री है और ये एंगल अब हमको पता है कि 90 डिग्री है, तो ये एंगल तो हम अपने आप पता हो जाएगा ना। क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, 37 डिग्री या 90 डिग्री, और 180 डिग्री में माइनस कर देंगे, ये 53 डिग्री आ जाएगा। हाँ, पता तो कर सकते थे, पता तो कर सकते थे। जब दो एंगल पता है तो तीसरा एंगल तो पता हो ही जाता है ना। ठीक है, आपका कहना बिल्कुल सही है, लेकिन अगर ये एंगल नहीं आपको पूछा जाता, पहले सिर्फ ये डायरेक्ट आपको पूछा जाता, तो आप कैसे निकालते? आप कैसे निकालते? निकालने के लिए तो आना चाहिए ना, है ना। चलिए, तो साइन थीटा का यूज कर दिए, tan थीटा का भी यूज कर दिए, cos थीटा का भी यूज कर दिए। साइन 53 डिग्री का वैल्यू 4/5, cos 53 डिग्री का वैल्यू 3/5 और tan 53 डिग्री का वैल्यू 4/3। चलिए यहाँ से इस प्रकार से देख लीजिए, क्लियरिटी रहेगा। ठीक है, ठीक है, समझ गए? यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? चलिए, तो 5/4 4/5 जो है, 4/5 जो है साइन थीटा का वैल्यू आया। अगर हम cos 53 डिग्री देखें, 5/4 आ जाएगा। sec 53 डिग्री देखें, sec 53 डिग्री देखें तो 5/3 हो जाएगा। cot 53 डिग्री देखें, tan का उल्टा क्या होता है, cot 53 डिग्री देखें तो 3/4 हो जाएगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है? यहां तक आप लोग सीख गए। अब हम लोग मेन क्वेश्चन पर आ जाते हैं, है ना। चलिए, अब हम लोग मेन क्वेश्चन पर आ जाते हैं। ये एंगल निकालने के लिए हमको इतना बताना पड़ा। ये एंगल निकालने के लिए आप साइन थीटा का भी यूज कर सकते थे, या कर सकते हैं, tan थीटा का भी यूज कर सकते हैं, cos थीटा का भी यूज कर सकते हैं। नहीं बोलो, तो सिचुएशन निर्भर करता है, डिपेंड करता है कि आपके जो क्वेश्चन में है वो बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में क्या क्या आपके पास है, क्या क्या आपको पता है ना। बोलिए, क्वेश्चन में कहा गया है कि वेक्टर ए के परपेंडिकुलर है रिजल्टेंट वेक्टर। ये तो समझ गए हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि वेक्टर ए के परपेंडिकुलर है रिजल्टेंट वेक्टर। फिर क्वेश्चन में कहा गया है कि रिजल्टेंट वेक्टर जो है वेक्टर बी के 0.6 टाइम्स है ना। वेक्टर बी के 0.6 टाइम्स है, यानी ये वाला जो साइड है 0.6 टाइम्स है।
अब आप इस एंगल को निकाल सकते हैं। इसमें निकालने में अब आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बोलिए, अगर आप इस एंगल को निकालना है तो बेस यह होगा आपका, है ना, बेस आपका ये होगा और परपेंडिकुलर आपका ये होगा। ये बेस होगा और ये परपेंडिकुलर होगा। ये तो पता, ये तो हाइपोटेनस है 90 डिग्री के सामने का साइड, है ना। बोलिए, यहां तो कोई दिक्कत है? बोलो, चलो। और वैल्यू किसका किसका दिया हुआ है? वैल्यू दिया है परपेंडिकुलर का और हाइपोटेनस का। वैल्यू दिया है परपेंडिकुलर का और हाइपोटेनस का, यानी इसका वैल्यू और इसका वैल्यू दे दिया है। तो ये एंगल निकालने के लिए आप किसका यूज करोगे? अगर हमें cos थीटा का यूज करें तो बेस अपॉन हाइपोटेनस होगा, है ना। अगर हम cos थीटा का यूज करें तो बेस अपॉन हाइपोटेनस होगा, है ना। अगर हम इसमें cos थीटा का यूज करें तो बेस अपॉन हाइपोटेनस होगा, और बेस तो हमें मालूम नहीं है ना। बेस तो हमें मालूम नहीं है, मालूम है नहीं, इसलिए हम साइन थीटा का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? साइन थीटा। अगर हम साइन थीटा का यूज करते हैं तो साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। बोलो, साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। बोलो, चलिए यहां तक नोट कीजिए। साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। है ना। साइन थीटा कितना हो गया आपका? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर आपका 0.6 है, 0.6x डिवाइडेड बाई x, 0.6x डिवाइडेड बाई x, x कट गया 3/5, है ना। x कट गया 3/5। यहाँ तक कोई दिक्कत है? आशा तो करते हैं कि नहीं कोई दिक्कत है। बोलो, इस एंगल को निकालने के लिए आप साइन थीटा का भी यूज कर सकते थे, cos थीटा का भी यूज कर सकते थे, tan थीटा का भी यूज कर सकते थे, है ना। लेकिन हमें बेस पता नहीं है तो हमें उसमें से कोई ऐसा यूज करें ताकि हमें ये काम चल जाए परपेंडिकुलर से और हाइपोटेनस से, है ना। परपेंडिकुलर से पता चल जाए और हाइपोटेनस से पता चल जाए, है ना। अगर हम साइन थीटा का यूज इसमें कर दिए तो परपेंडिकुलर हमको पता था 0.6x, है ना, और हाइपोटेनस जो है आपको हमको पता है कि इसका लेंथ, इसका मैग्नीट्यूड जो है वो x है, यानी 0.6x डिवाइडेड बाई x, है ना। तो x से x कैंसिल हो गया, है ना, x कैंसिल हो गया। आपका कितना हो गया? 3/5, है ना, 3/5। क्यों? 6 डिवाइडेड बाई, बोलो कितना आ गया? 3/5 आया। बोलिए, 3/5 आया, 3/5। ठीक है। अब बताइए कि साइन थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा इक्वल्स टू आ गया 3/5। 3/5 किसका वैल्यू होता है? जब थीटा 37 डिग्री होता है। जब थीटा क्या होता है? 37 डिग्री होता है ना। जब थीटा 37 डिग्री होता है, समझ में आ रहा है? जब थीटा 37 डिग्री होता है, यानी इसका वैल्यू 37 डिग्री होगा, तब जो है 3/5 आता है। क्लियर है? 3/5 कब आएगा? जब ये एंगल हम निकाल लिए। ये एंगल कितना डिग्री आ गया? बोलो, 37 डिग्री।
ये 37 डिग्री, ये 90 डिग्री। ठीक है, तो बताओ त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री ना। बोलो, इंटीरियर एंगल है ना, बोलो। तो ये 37 डिग्री प्लस 90 डिग्री कितना हो गया? बोलो, 127 डिग्री है ना, 127 डिग्री। बोलिए, यानी 180 डिग्री में 127 डिग्री को आप माइनस कर दीजिए, 127 डिग्री को माइनस कर दीजिए, है ना, 3 डिग्री। ठीक है, यानी ये एंगल पता हो गया। तो अगर ये एंगल 37 डिग्री है ना, अगर ये एंगल 37 डिग्री है तो ये एंगल कितना डिग्री? 53 डिग्री। बीच का एंगल कब पता करते हैं? और दो वेक्टर को ऐड कब करते हैं? तो ऐड तब करते हैं जब एक का हेड में दूसरे का टेल कनेक्टेड हो। ठीक है, ऐड तो हो गया, एक के हेड में दूसरे का टेल कनेक्ट है, लेकिन एंगल कैसे हम पता करेंगे? एंगल हम कैसे पता करेंगे? तो जब तक दो वेक्टर का टेल से टेल कनेक्ट नहीं होगा, बात को समझ रहे हैं? जब तक दो वेक्टर का टेल से टेल कनेक्ट नहीं होगा, है ना, यानी हमें क्या पता करना है? एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी तो हमको पता है, हमको जो है मालूम है कि जब भी दो वेक्टर के बीच का एंगल पता करना हो तो टेल से टेल कनेक्ट होना चाहिए, है ना। यानी वेक्टर बी का टेल और वेक्टर ए का टेल कनेक्ट होना चाहिए। तो क्या इसको हम जो है एक्सटेंड कर सकते हैं क्या? क्योंकि हम शिफ्ट तो कर सकते हैं ना किसी भी वेक्टर को। बोलो, किसी भी वेक्टर को हम शिफ्ट कर सकते हैं ना। तो वेक्टर ए को स्लाइड किए और यहाँ ला दिए, है ना। अब बोलिए कि अब ये वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल, वेक्टर बी ये है और वेक्टर ए अब यहाँ रहा है ना। टेल से वेक्टर ए बी का टेल अब वेक्टर ए का टेल कनेक्ट हो गया, वेक्टर बी का टेल और वेक्टर ए का टेल कनेक्ट हो गया कि नहीं? बोलिए, तो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल अब हम लोग पता कर सकते हैं कि कितना जो होगा। समझ में आया? अब हम लोग पता कर सकते हैं कि अगर ये 37 डिग्री तो टोटल 180 डिग्री ना। टोटल कितना डिग्री? 180 डिग्री। किसी भी एंगल, किसी भी लाइन पर कितना डिग्री का एंगल बनता है? 180 डिग्री। यानी 180 डिग्री माइनस कितना? 37 डिग्री, है ना। यानी जो आपका आएगा वही वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल हो जाएगा। समझ में आया? तो ये एंगल आपको कितना हो जाएगा? बोलो, 180 डिग्री माइनस 37 डिग्री कितना हो गया? बोलिए, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी विल बी, बोलो, 143 डिग्री। कितना डिग्री हो गया? 143 डिग्री। ये वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल कितना हो गया? 143 डिग्री। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं? चलिए नोट कर लीजिए, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी विल बी 143 डिग्री। ठीक है, पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। मान लीजिए कि दो से ज्यादा वेक्टर हमें ऐड करना हो, मान लीजिए कि 3 वेक्टर ऐड करना हो, 4 वेक्टर ऐड करना हो या 5 वेक्टर ऐड करना हो, इससे भी ज्यादा वेक्टर ऐड करना हो, तब हम पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का यूज करते हैं, है ना। मान लीजिए कि पहला डिस्प्लेसमेंट आपका इस तरफ है, ठीक है। मान लीजिए कि पहला डिस्प्लेसमेंट आपका इस तरफ है, मान लीजिए कि पहला डिस्प्लेसमेंट आपका इस तरफ है, ठीक है। एकदम ध्यान से सीखिएगा, बिल्कुल आसान है, उससे भी आसान है ये। ठीक है, चलिए, पहला डिस्प्लेसमेंट आपका इस तरफ है। डिस्प्लेसमेंट हम क्यों बोले?
बोलिए, हम डिस्प्लेसमेंट क्यों बोले? डिस्प्लेसमेंट इसलिए बोले क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। इसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। ठीक है, इसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये नहीं होता है कि बिना कोई डायरेक्शन के जहां मन में आए जहां चले जाओ। डिस्टेंस तो कहीं होता है कि डिस्टेंस इतना कवर कर लिए, इतना कवर कर लिए, इतना कवर कर लिए, चलो इतना डिस्टेंस हो गया। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है ये बताता है कि आपको कहाँ थे और आप कहाँ पहुंचे हुए हैं, है ना। फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। 0 से आप चलना स्टार्ट किए थे, 4 मीटर आप चले टोटल कितना चले? 4 मीटर, यानी फाइनल माइनस इनिशियल 4 माइनस, है ना, 4 माइनस 0 क्या हो गया? 4। यानी फाइनल माइनस इनिशियल करिएगा तो ये डिस्प्लेसमेंट पता चलता है। समझ में आ रहा है? चलिए, तो स्ट्रेट है पहला डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्प्लेसमेंट का मतलब इसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। इस डायरेक्शन में हम लोग कवर किए हैं। ठीक है, पहला डिस्प्लेसमेंट आपका ये। इस डिस्प्लेसमेंट को नाम दे देते हैं, मान लीजिए कि वेक्टर ए। ठीक है, इसका नाम दे दिए वेक्टर ए। फिर आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया इस तरफ, है ना। फिर आपका डिस्प्लेसमेंट जो है इस तरफ हो गया। मान लीजिए कि इसको हम नाम दे देते हैं वेक्टर बी। ठीक है, पहला डिस्प्लेसमेंट ये, दूसरा डिस्प्लेसमेंट ये भी कोई डायरेक्शन में ही जा रहे हैं, ये भी कोई डायरेक्शन में ही गए थे, है ना। पहला डिस्प्लेसमेंट आपका ये, दूसरा डिस्प्लेसमेंट आपका ये। फिर ये डिस्प्लेसमेंट यानी यही वेक्टर चलते चलते यहाँ पहुँच जाता है। देख रहे हैं, चलते चलते यहाँ पहुँच जाता है। यह हो गया आपका वेक्टर सी। फिर अगला डिस्प्लेसमेंट जो है इस तरफ है, ये हो गया वेक्टर डी। ठीक है, पहला डिस्प्लेसमेंट ये है, दूसरा डिस्प्लेसमेंट ये है, तीसरा डिस्प्लेसमेंट ये है, चौथा डिस्प्लेसमेंट आपका ये है। तो डिस्प्लेसमेंट तो यही होता है ना, फाइनल माइनस इनिशियल, यही ना डिस्प्लेसमेंट होता है। बोलिए, चलिए। फिर अगला डिस्प्लेसमेंट आपका इस तरफ है, देख रहे हैं। अगला डिस्प्लेसमेंट जो है आपका फिर इस तरफ हो गया। ये मान लीजिए वेक्टर ई है। आपके पास 5 डिस्प्लेसमेंट दिया गया है। कितना डिस्प्लेसमेंट दिया गया है? 5 डिस्प्लेसमेंट दिया गया है। पहला डिस्प्लेसमेंट, दूसरा डिस्प्लेसमेंट, तीसरा डिस्प्लेसमेंट, चौथा डिस्प्लेसमेंट और पांचवा डिस्प्लेसमेंट, है ना। यह है आपका नेट डिस्प्लेसमेंट, यानी रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, रिजल्टेंट वेक्टर, है ना। ये रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट कि पहला वेक्टर को दूसरा वेक्टर, पहला वेक्टर में जब हम दूसरा वेक्टर को ऐड किए, पहला वेक्टर को जब दूसरा वेक्टर में हम लोग ऐड किए तो एक के हेड में दूसरे का टेल कनेक्ट किए, फिर एक के हेड में दूसरे का टेल कनेक्ट किए, फिर एक के हेड में दूसरे का टेल कनेक्ट किए, है ना। एक के हेड में दूसरे का टेल कनेक्ट किए, फिर एक का हेड में दूसरे का टेल कनेक्ट किए ना। हमारा वेक्टर का रूल भी यही है ना कि जब तक एक के हेड में दूसरे का टेल कनेक्ट नहीं करोगे वेक्टर ऐड होने वाला नहीं है। वेक्टर ऐड होने वाला नहीं है, ये तो हम लोग जानते हैं। जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होता है, क्या होता है? जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होता है वो भी टेल से टेल कनेक्ट होना चाहिए और हेड से हेड कनेक्ट होना चाहिए। क्या ये इस प्रकार से हो रहा है? बोलिए। पहला डिस्प्लेसमेंट तो ये था, दूसरा डिस्प्लेसमेंट, तीसरा डिस्प्लेसमेंट, चौथा डिस्प्लेसमेंट, पांचवा डिस्प्लेसमेंट। ये हम लोग वेक्टर ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन में भी हम इसको सीखे हैं कि एक के हेड में दूसरे का टेल कनेक्ट होता है। नियम तो वही है ना, नियम चेंज हो जाएगा नहीं। रिजल्टेंट वेक्टर के भी बारे में बोले हैं
कि रिजल्टेंट वेक्टर जो होता है टेल से टेल कनेक्ट होता है और हेड से हेड कनेक्ट होता है। अगर हम ये रिजल्टेंट वेक्टर को, अगर हम ये रिजल्टेंट फाइनल नेट डिस्प्लेसमेंट को अगर हम इस प्रकार से कनेक्ट कर देती तो क्या सही होता? बोलो, तो क्या सही होता? है ना, बिल्कुल सही नहीं होता। क्योंकि हम लोग रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट को टेल से हेड में कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। टेल से टेल कनेक्ट होगा और हेड से हेड कनेक्ट होगा, है ना। यानी ये आपका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है, यानी नेट डिस्प्लेसमेंट है जिसको कहिए। बात को समझे, ये आपका नेट डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, यहां तक यही आपका रिजल्टेंट वेक्टर, बोलिए यही आपका क्या है? रिजल्टेंट वेक्टर है। बोलो, यानी रिजल्टेंट वेक्टर आप जानते हैं कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी प्लस वेक्टर ई। रिजल्टेंट वेक्टर वही होता था ना। बोलो, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। रिजल्टेंट का मतलब वही होता है ना कि रिजल्ट, अगर 5 वेक्टर दिया हुआ है तो रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी, है ना, प्लस वेक्टर ई प्लस वेक्टर एफ, कुछ भी हो सकता है जितना होगा। बोलिए, अगर ये रिजल्टेंट वेक्टर है तो इसका मतलब है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी, है ना, प्लस वेक्टर ई। बोलो, यही आपका रिजल्टेंट वेक्टर है ना। और यही रिजल्टेंट वेक्टर को आप कह सकते हैं कि पांचों वेक्टर का समेशन है। पांचों वेक्टर का समेशन है। अब बताइए कि हेक्सागोन बन गया है, बन गया है ना। इस हेक्सागोन के 5 साइड तो है ना, 5 साइड तो है कि नहीं? गिन लीजिए आप लोग, 5 साइड तो है, आप लोग गिन लीजिए। ठीक है, ये पांचों वेक्टर है, इसको हमें ऐड करना है। क्या करना है? हमें ऐड करना है। ठीक है, यहां देखिए, अगर हमें n वेक्टर को ऐड करना हो, अगर हमें n वेक्टर को ऐड करना हो तो पॉलीगॉन बनेगा n साइड का। बात को समझे, अगर हमें n वेक्टर को ऐड करना हो, 5 वेक्टर हो गया, 6 वेक्टर हो गया, 7 वेक्टर हो गया, 8 वेक्टर हो गया, है ना। यानी मान लीजिए n वेक्टर को हमें ऐड करना हो, 10 वेक्टर हो गया। ठीक है, n इक्वल्स टू 10, n इक्वल्स टू 5, 5 वेक्टर को ऐड करना है तो ठीक है। तो अगर हमें n वेक्टर को ऐड करना हो तो एक पॉलीगॉन बनेगा n साइड का, समझे ना, कि है ना, n साइड का नहीं, n प्लस 1 साइड का, n साइड का बनेगा नहीं, n प्लस 1 साइड का बनेगा, जिसमें n साइड रिप्रेजेंट करेगा उन वेक्टर को जिस वेक्टर को हमें ऐड करना है।